Good morning everyone. Today we are going to start our chapter number 2, that is force and motion. तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में जो हमारा पहला पार्ट है वो है हमारा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ना। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी वो हर एक क्वांटिटी होता है जिसका ये कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हो और ये यूनिट हो, मतलब जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सके वो हमारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि मास मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं? हमारे फिजिकल क्वांटिटी। अब बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट में बांटा गया है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग स्केलर क्वांटिटी को देख लेते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी हमारा क्या होता है? तो द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ए मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी वैसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जिसको मेजर करने के लिए डायरेक्शन की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है इसमें। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे आपका मास पूछा, मैंने आपसे पूछा कि आपका मास कितना है, तो आप मुझे बता दोगे कि सर मेरा मास है 50 किलोग्राम। आप ये तो नहीं बताओगे कि सर मेरा मास जो है वो 50 किलोग्राम है साउथ में कि ईस्ट में कि नॉर्थ में कि वेस्ट में। मतलब आपका जो मास है, आपका ये जो मास है ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर नहीं रहा है, डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। हर एक डायरेक्शन में आपका जो मास है वो क्या है? यूनिफॉर्म है, दैट इज़ 50 किलोग्राम। तो मास आपका क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं आ रहा है। दूसरा, लेंथ। अगर मैंने पूछा कि आप जिस क्रिकेट पिच पे खेलते हो उसका लंबाई बताओ, लेंथ बताओ, तो आप क्या बताओगे? आप मेजर कर लोगे और कुछ ना कुछ वैल्यू उसका बताओगे। जैसे हम मान लेते हैं 22 यार्ड, 22 यार्ड। अब एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये 22 यार्ड आप ये तो नहीं बताओगे कि सर जो लेंथ है वो हमारा क्या है? ईस्ट डायरेक्शन में है कि वेस्ट डायरेक्शन में है कि नॉर्थ डायरेक्शन में है कि साउथ डायरेक्शन में है। मतलब डायरेक्शन से इसको कोई मतलब ही नहीं है। तो लेंथ भी हमारा क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। तीसरा चीज़ हमारा आया डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस भी है हमारा स्केलर क्वांटिटी। क्यों? तो थोड़ा सा सोचना है। डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी दो पॉइंट के बीच का दूरी। अब अगर मैं बताऊं कि ए से बी का दूरी आप नाप के मुझे बताओ या माप के मुझे बताओ, तो आप सीधे इसका वैल्यू स्केल लोगे और इसका वैल्यू बता दोगे कि सर 10 मीटर है या 15 मीटर है। आप ये तो नहीं बताओगे कि सर ये 10 मीटर किस डायरेक्शन में है, 15 मीटर किस डायरेक्शन में है, ये तो आप नहीं बताओगे। तो डायरेक्शन पे इसका भी वैल्यू डिपेंड नहीं कर रहा है डिस्टेंस का। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा हो जाएगा स्केलर। सिमिलरली टाइम, टाइम क्या हो जाएगा? टाइम भी स्केलर है। इसको भी डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है कि 2 घंटा हो रहा है तो ईस्ट में हो रहा है कि नॉर्थ में हो रहा है कि वेस्ट में हो रहा है कि साउथ में हो रहा है। सिमिलरली डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी आपका होता है मास बाई वॉल्यूम। अब ये जो मास है ये भी आपका स्केलर और ये जो वॉल्यूम है ये भी आपका स्केलर, तो दोनों स्केलर, तो इसलिए डेंसिटी भी क्या? स्केलर। अगला वर्क। वर्क क्या है? एक चीज़ आप याद रखना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव में कितने बार पूछा होगा ये क्वेश्चन कि आपका चाहे वर्क हो, चाहे एनर्जी हो या पावर हो, ये तीनों किस टाइप का क्वांटिटी है? ये तीनों आपका स्केलर क्वांटिटी है। इसका एक्सप्लेनेशन अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वर्क हमारा क्या होता है? वर्क हमारा होता है F डॉट S, मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और ये डॉट प्रोडक्ट है। तो जो भी डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है वो हमारा कैसा क्वांटिटी होता है? वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। ये आगे चल के समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप यही याद रख लो कि जो आपका वर्क हो या एनर्जी हो या पावर हो, ये किस टाइप का क्वांटिटी है? ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है। ऑब्जेक्टिव में ज़रूर से ज़रूर इस पर क्वेश्चंस आएंगे। अब अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा है टेम्परेचर। तो किसी भी वस्तु का, ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं। जैसे कि अभी गर्मी चल रही है, तो मान लो कि आपके एरिया का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको बताने के लिए आपको इसका ज़रूरत है क्या कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्थ में है कि साउथ में है कि ईस्ट में है या वेस्ट में है? कोई अगर आपसे पूछा कि बेतिया में अभी कितना डिग्री टेम्परेचर है, तो आप सिंपल सा बता दोगे 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नहीं बताओगे कि डायरेक्शन क्या है इसका। तो वैसा जो भी क्वांटिटी है जिसमें को बताने के लिए हम लोग को
डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं पड़े। वो कौन सा क्वांटिटी है? वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं स्केलर के वाई पे। तो स्केलर का वाई क्या है? वेक्टर है। तो स्केलर को बताने के लिए तो डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वेक्टर को बताने के लिए क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो इसका डिफिनीशन एक बार देख लेते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, डायरेक्शन का ज़रूरत हो इसको बताने के लिए। एंड आगे क्या लिखा है? ओबेज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है वेक्टर्स का। अभी अकेले आप इतना ही समझो कि वैसा हर एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसको बताने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। इसलिए किसका भाई है? ये हमारा स्केलर का भाई है। तो इसका पहला एग्जाम्पल क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है। किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो दूरी होता है वो क्या है? वो हमारा डिस्टेंस है। समझ में आ गया? फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे मुझे ए से बी जाना है और फिर बी से मैं सी गया। तो पहले मैं ए से बी गया और फिर बी से सी गया। अगर मैं बोलूँ कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप डिस्टेंस को बता दोगे। सर मैंने गया ए से बी, तो ए बी प्लस बी सी, मतलब ए से बी भी गए और फिर बी से सी भी गए। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करके आप ए से सी कैसे पहुंच सकते हो? तो मैं कलर चेंज कर देता हूं। सबसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करके मैं ए से सी पहुंच सकता हूं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्टेंस होता है कि कितना पाथ आपने ट्रेवल किया, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ जो आपने ट्रेवल किया। तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटी हुआ। थोड़ा सा आपके मन में डाउट हो सकता है कि ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो आप ये देखो, अगर आप इधर से जाके और इधर पहुँचते तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता? दूसरा होता। यहाँ से अगर ए से बी जाते और बी से सी जाते तभी भी तो सी पे पहुँच जाते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दूसरा होता। मैंने क्या किया? मैंने सीधे ए से सी पे पहुँच गया। तो ये क्या है? इसमें डिस्प्लेसमेंट हमारा कम आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अगला देखो, अगला है वेलोसिटी। तो देखो, वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है? तो वेलोसिटी हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है? तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? वेक्टर है, तो इसीलिए वेलोसिटी भी हमारा कौन सा क्वांटिटी हो गया है? वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। लेकिन हमारा स्पीड क्या है? स्पीड हमारा क्या होता है? तो स्पीड के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, स्पीड हमारा होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये चूँकि डिस्टेंस बाई टाइम हुआ, तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस तो हमारा स्केलर है, तो हमारा स्पीड भी क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। क्या याद रखोगे? मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ इस पार्ट को, 1 मिनट। तो यहाँ मैंने समरी लिख दिया कि डिस्टेंस और आपका स्पीड क्या होता है? ये हमारा स्केलर है। ठीक है? ये याद करने का भी तरीका है। एस से क्या है? स्पीड, और एस से क्या है? स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। तो वी से वेलोसिटी और वी से वेक्टर। तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है, जबकि स्पीड क्या है? स्केलर है। नाम का पहला अल्फ़ाबेट ही बता रहा है। एस से स्पीड शुरू हो रहा है और एस से स्केलर शुरू हो रहा है। वी से वेलोसिटी शुरू हो रहा है और वी से वेक्टर शुरू हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमारा अगला जो वेक्टर क्वांटिटी है वो है हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? ये हमारा होता है वेलोसिटी बटा टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चूँकि हमारा ये वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है, तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला कोई बता सकता है? देखो, फोर्स हमारा क्या होता है? फोर्स हमारा होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपका कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर है, तो फोर्स भी आपका कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। अगला जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है वो हमारा क्या है?
वो है हमारा मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं लिख देता हूँ। मोमेंटम को हम लोग P से दिखाते हैं। ये हमारा होता है मास, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब चूँकि वेलोसिटी आपका क्या है, वेक्टर है, इसलिए मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। स्केलर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन का ही रोल है। तो दोनों भाई भाई हैं, तो इनको भाई की तरह ही पढ़ना है और समझना है। 1 से 2 बार लेक्चर देखिए, ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम लोग का जो अगला पार्ट है वो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो देखो, ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड कम्प्लीटली बाई एन एरो। एक वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। द लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ जो एरो है, जैसे कि फोर्स क्या है, वेक्टर है, तो इसके ऊपर एक एरो लगा के इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। और 5 न्यूटन, तो ये जो 5 का वैल्यू है ये क्या दिखाएगा, ये जो एरो का लंबाई है वो इस मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। एंड एरो हेड्स गिव ए डायरेक्शन, और इधर जिसका इसका हेड होगा इसको क्या बोलते हैं, जिधर तीर बना रहता है उसको क्या बोलते हैं, हेड, और पूंछ को क्या बोलते हैं, टेल। तो जो हेड होगा वो क्या दिखाएगा, डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव x के तरफ है। ये क्या होता है, पॉजिटिव x। तो पॉजिटिव x के तरफ इस वेक्टर का डायरेक्शन है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को दिखाते हैं। तो अभी जो मैंने समझाया है वही यहाँ बताया है। ये क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा क्या है, एंड पॉइंट, ये हमारा क्या है, हेड, और ये हमारा क्या है, ऊपर में मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा क्लियर हो गया होगा। अब कुछ हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं, कुछ हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं। तो पहला टाइप हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। मैग्नीट्यूड अगर किसी भी वेक्टर का ऐसे दिखाते हैं तो ये अगर 1 हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा यूनिट वेक्टर। दूसरा हमारा नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर क्या है, अगर किसी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या है, अगर कोई वेक्टर, जैसे कि देखो ये हमारा वेक्टर ए है, ए से दिखा दिए, और ये हमारा वेक्टर बी है। तो अगर इस ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा निगेटिव वेक्टर। तो निगेटिव वेक्टर क्या होता है, निगेटिव वेक्टर को देख लीजिए। अगर कोई वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जैसे इसका डायरेक्शन क्या है, +x, और इसका डायरेक्शन क्या है, -x, जबकि मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, बराबर है। तो मैग्नीट्यूड तो बराबर हो लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, बताइए, अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, और इक्वल वेक्टर क्या था कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो ये चारों टाइप के वेक्टर आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए कोलिनियर वेक्टर, तो इसको मैंने हिंदी में लिख दिया है। सब वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, हर एक वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये हमारा इधर जा रहा है, ये भी हमारा इधर जा रहा है, ये 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 हमारा। तो सारे जो वेक्टर्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर सारे वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कोलिनियर वेक्टर। दूसरा, अब इसमें कोलिनियर वेक्टर में एक लाइक वेक्टर होता है और एक अनलाइक वेक्टर होता है। लाइक वेक्टर क्या होता है कि पैरेलल हो लेकिन एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, पैरेलल हो लेकिन एक ही डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या हो गया, लाइक वेक्टर, पैरेलल है और एक ही डायरेक्शन में है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर क्या है, पैरेलल हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अनलाइक वेक्टर। ओके, सो आई थिंक दिस शुड बी क्लियर। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखेंगे कोप्लेनर वेक्टर। कोई अगर वेक्टर एक ही प्लेन में हो, एक ही प्लेन में अगर कोई वेक्टर हो, डायरेक्शन से उसे कोई मतलब नहीं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कोप्लेनर वेक्टर। वो हमारा हो जाएगा कोप्लेनर वेक्टर। जैसे कि ये मान लो XY प्लेन है, तो सारे जितने भी वेक्टर्स हैं इसके अंदर में वो सारे क्या हैं, XY प्लेन में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोप्लेनर। को मतलब क्या होता है, देखो को कहीं भी आ जाए
एक चीज़ आप लोग को अभी बता देता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। को कहीं भी आ जाए, को मतलब होता है सेम, कोलिनियर मतलब एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। तो कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में अगर लाई करे तो क्या हो जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर। अब हम लोग आगे देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में, किसी भी दो वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई मान लो वेक्टर ए है, इसका हेड ये है और इसका टेल ये है, ये तो आपको पता होगा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दो वेक्टर को आप तभी ही जोड़ सकते हो जब एक वेक्टर का हेड, जैसे कि मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, तो इसका हेड ये है, इस वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से, अब ये जो बी है हमारा, तो बी का ये क्या हो गया, टेल है, और ये हमारा क्या हो गया, हेड है। तो तभी जोड़ सकते हैं जब एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक दूसरे के साथ क्या हो, कनेक्ट हो, यहाँ पे जैसे है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, और ये हमारा क्या दे देगा, रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा। और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर हमारा हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यही बोलता है कि दो अगर वेक्टर हो तो एक का हेड दूसरे के टेल के साथ अगर कनेक्ट आप कर देते हो तो आप रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हो, या दोनों वेक्टर को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो ये हमारा क्या कहता है, ये हमारा बोलता है कि एक वेक्टर ये यहाँ पे है और दूसरे एक वेक्टर का हेड, जैसे ये हमारा हेड हो गया और दूसरे वेक्टर के टेल को यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर दिए, और रिजल्टेंट हम लोग का वेक्टर क्या हुआ, ये हो गया। तो इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, और तब इसको रिजल्टेंट वेक्टर को अगर निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा है, आप देख लो, ये हमारा फॉर्मूला है। एक मिनट, मैं इसको रेड से कर देता हूँ टिक, या लिख ही देता हूँ। तो आर क्या हो जाएगा, मानो एक वेक्टर ए था और एक वेक्टर बी, तो वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 a बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग का इस फॉर्मूला से आराम से निकल जाएगा। अब कॉस थीटा का वैल्यू अगर जीरो है, थीटा का अगर वैल्यू जीरो है तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, बोलो, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये हमारा रिजल्टेंट क्या हो गया, रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2, और ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब अगर ये रूट से निकलेगा तो रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, f1 प्लस f2, ठीक है। तो ये यहाँ से आ गया। दूसरा, अगर थीटा का वैल्यू 90 है तो cos 90 कितना हो जाता है, cos 90 हो जाता है 0, तो क्या बच जाएगा, r = अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। सिमिलरली अगर cos थीटा का वैल्यू 180 है तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 180 डिग्री कितना होता है, -1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देख लो, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है आप लोग के लिए, रेडीमेड फार्मूला लिखा हुआ है, r = अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2, और ये हमारा किसका फॉर्मूला है, f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर, रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, f1 माइनस f2। तो ये है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर, ओके। दूसरा हम लोग का सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी ठीक उसी तरह है। अगर मानो एक वेक्टर का हेड यहाँ है और दूसरे वेक्टर का हेड यहाँ है, और ये हमारा p है, मान लो ये वेक्टर p है और ये हमारा क्या है, वेक्टर q है, तो एक के हेड से दूसरे को टेल कनेक्ट कर दिए, तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, p प्लस माइनस q, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एडिशन का ही सबसेट है क्या, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो इसको मैं एक अलग पेज पे समझा देता हूँ। कोई वेक्टर a है और इसका डॉट प्रोडक्ट b के साथ निकालना है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब मान लो इस कॉस थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री हो गया तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a.b मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। अगर 90 हो जाए, 90 हो जाए तो क्या हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 0। तो 0 से चाहे किसी भी चीज़ को गुना करो वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो यही बात मैंने पीछे समझाया है, तो आप लोग देख सकते हो इसको, डॉट प्रोडक्ट को बस फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं। एक मिनट पीछे चलता हूँ।
जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ देखो ए डॉट बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो कॉस थीटा का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये आपका किसका वैल्यू दे देगा, ये आपका दे देगा कॉस थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, इक्वेशन को ऊपर नीचे करके लिख दिए। अब देखो अगर थीटा का वैल्यू 90 है तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0, चूँकि कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 हमारा होता है, कॉस 90 0 होता है, इसलिए 0 हो गया। दूसरा, अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। और अगर थीटा का वैल्यू 180 है तो कॉस 180 डिग्री क्या हो जाता है, कॉस 180 डिग्री हो जाता है -1। तो कितना हो जाएगा, माइनस ए इंटू बी। तो सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर दिया। अब ये देख लो, यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि ये हम लोग को क्या कर रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। एक्स डायरेक्शन में अगर किसी वेक्टर को हम लोग लिखते हैं तो उसको लिखते हैं आई कैप से। वाई डायरेक्शन में अगर हम लोग किसी वेक्टर को लिखते हैं तो उसको लिखते हैं जे कैप से। और जेड डायरेक्शन में अगर हम लोग किसी वेक्टर को लिखते हैं तो इसको लिखते हैं के कैप से। तो आई, जे और के क्या दिखा रहे हैं, एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन दिखा रहे हैं किसी भी वेक्टर की। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये बोल रहा है कि अगर कोई वेक्टर ए को हम लोग लिखें एक्स आई कैप, चूँकि एक्स के साथ आई डायरेक्शन ही आएगा, वाई जे कैप, तो ये हमारा हो गया किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड हम लोग लिखें, इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या हो जाता है, √x² + y² + z²। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो, अब एक चीज़ यहाँ पे आप समझ लो, अगर मैंने i से i का मल्टीप्लाई किया, i डॉट i, तो एंगल इस दोनों के बीच में कितना बना, i हमारा किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में एक और i वेक्टर आ गया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री कितना होता है, cos 0 डिग्री हमारा होता है 1, cos 0 डिग्री हमारा कितना होता है 1। तो हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा इसका, 1। वैसे ही अगर j डॉट j करेंगे तो 1 और k डॉट k करेंगे तो 1। तो ये याद रखना, i डॉट i बराबर 1, j डॉट j बराबर 1 और k डॉट k बराबर 1। क्यों, क्योंकि cos 0 है। दूसरा चीज़ क्या याद रखना है कि अगर i के साथ j का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना डिग्री एंगल होगा, i हम लोग का x डायरेक्शन जबकि j हम लोग का y डायरेक्शन, तो कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है, 0 डिग्री, 0 होता है ना, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो अब देखो, यहाँ से एक चीज़ निकल के आ गया कि अगर i का j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। j का k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। और k का i के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से डिटेल में समझ लेते हैं। बोल रहा है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालिए। एक वेक्टर का वैल्यू कितना है, एक वेक्टर का वैल्यू है i + j - 2k कैप, और दूसरा वेक्टर का वैल्यू है -i + 2j + k कैप। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड निकाल लोगे ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √1 + 1 + 4 कितना हो गया, √6। और बी का भी मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, √1 + 4 + 1 बराबर कितना, ये भी √6। तो ये दोनों का हम लोग क्या किए, ये दोनों का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लिए। अब कुछ नहीं है, अब उसमें वैल्यू पुट कर दो। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया है और कैसे किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने बनाया है इसका आंसर भी मैंने यहाँ लिख दिया। ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी। ए डॉट बी अगर निकालना है तो क्या करेंगे, आई से आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो माइनस साइन है तो -1,
प्लस जे का जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, लेकिन 2 है तो 2, प्लस के से के का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो 2, तो 2 2 4 है, में से 1 गया 3। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है √6, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है √6। वैल्यू पुट कर दिया, थीटा का वैल्यू कितना आया 60 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया था, कॉस थीटा का वैल्यू आया 1/2। कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 आया तो थीटा का वैल्यू कितना होगा तब आएगा तो 60 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ऐसे निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम लोग का स्केलर एंड वेक्टर वाला पार्ट ख़त्म हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।